सुबह के 3 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसे अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते हुए सूरज का प्रदेश कहा जाता है, उसकी राजधानी ईटानगर में भी पहाड़ों के ओट से अभी सूरज का निकलना शुरू भी नहीं हुआ था। पूरा ईटानगर दूध या रोशनी से नहाया हुआ लग रहा था। भले ही सुबह नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए सुबह हो चुकी थी, जिसमें दूध वाले, अखबार वाले और कुछ बेघर लोग जो कि फुटपाथ पर सोते थे शामिल थे। भारत देश में या तो दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है या फिर गालियों के साथ। ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी उस समय की परिस्थिति क्या है। एक भिखारी अपने कुत्ते के साथ ईटानगर की गलियों में घूम रहा था। जब वो एक बिल्डिंग के पीछे से गुजर रहा था, तब उसकी नजर वहां खड़े एक ट्रक पर पड़ी, जहां कुछ आदमी कोई बॉक्स गाड़ी में लोड कर रहे थे और ऊपर से उन्हें कोई बॉक्स पकड़ा रहा था। वो खड़ा होकर वहीं उन्हें देखने लगा। तभी उन आदमियों में से एक की नजर उस पर पड़ी और उसने देखते ही जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी ओर तानते हुए कहा, निकल साले। अब भिखारी तो उस परिस्थिति में तो था नहीं कि उसे कोई चाय ऑफर करता, तो उसके नसीब में गालियां ही लिखी थी। वो वहां से तुरंत हट गया और बिल्डिंग के पीछे से घूमता हुआ बाहर की ओर निकल आया। जब वो उस बिल्डिंग के गेट के सामने से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बिल्डिंग के दोनों सुरक्षा गार्ड अंदर बनी केबिन के अंदर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए मुंह खोले सो रहे थे। उसने एक बार सोचा कि उन्हें बता दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि मेरी ये सुनेंगे भी नहीं और गाली भी देंगे। अपनी सुबह खराब करने से बेहतर है कि जो हो रहा है वैसे ही होने दे और यहाँ से निकल जाए। और यही सोचते हुए वो उसी सड़क पर आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन उसका मन नहीं माना और वो फिर से घूम कर आया और गार्ड को आवाज दी, भाई साहब। उसके एक ही आवाज से गार्ड की आंख खुल गई और उसने सामने जैसे ही भिखारी को देखा, उसके मुंह से गाली निकल पड़ी, चल निकल साले यहाँ से। कहते हुए उसने उसे वहां से भगा दिया। भिखारी बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया और वो गार्ड फिर से सोने में मगन हो गया। वो भिखारी बस कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे उसी ट्रक ने बहुत स्पीड के साथ पार किया, जिसको अभी उसने कुछ देर पहले देखा था। उसकी आंखों के सामने ही वो ट्रक शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर ओझल हो गया। सुबह के 7 बज चुके थे। निर्मला ने चाय बनाने के बाद सिद्धार्थ के कमरे में जाकर उसे उठाने के लिए आवाज दी, तो उसने देखा कि सिद्धार्थ अभी तक सोया ही हुआ था और गुल्लू उसके बगल में नीचे पड़े बिस्तर के ऊपर पड़े हुए उसकी ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था। निर्मला को थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ और वो अपने आप से सोचते हुए बोली, तबीयत खराब होने से पहले सिद्धार्थ इतनी देर तक कभी नहीं सोता था। आखिर वो इतनी देर क्यों सोने लगा? कहीं ये किसी साये के चक्कर में तो नहीं? और फिर किसी अनजानी आशंका से उसका मन घबरा गया और उसने फिर सिद्धार्थ को आवाज दी, तो सिद्धार्थ बिस्तर में लेटे लेटे ही उनको जवाब देते हुए बोला, उठ रहा हूँ, तब तक आप कुछ गुल्लू को खिला दो। खाने की बात सुनते ही गुल्लू गर्दन झटक कर उठा और जाकर निर्मला के पास खड़ा हो गया। निर्मला उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई और सिद्धार्थ वहीं लेटा रहा। कुछ देर बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे रात भर बांधकर पीटा हो। उसे रात का सपना याद आ गया, जब वो बौद्ध धर्मगुरु से मार्शल आर्ट की शिक्षा ले रहा था। तब उसके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों की बारिश हो रही थी। तो क्या शायद इसीलिए उसका शरीर इतना दर्द कर रहा था, या कोई और कारण था? कुछ देर बाद वो कोशिश करके उठा और बिना माँ को बताए हुए उनके कमरे में गया, जहाँ कोई नहीं था। उसके पिता महेश तालाब को तैयार करने के लिए जा चुके थे और निर्मला किचन के पास बैठी गुल्लू को मशरूम का सूप पिला रही थी। उसने जाकर वहां रखी अलमारी खोली और उसमें से निकालकर एक पैरासीटामोल की गोली खाई और फिर से आकर लेट गया। तकरीबन 1 घंटा तक वो ऐसे ही लेटा रहा। 8 बज चुके थे। निर्मला बार बार सिद्धार्थ को आवाज दे रही थी, लेकिन वो बार बार बहाने बनाकर टाल रहा था। फिर निर्मला उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, रिया का फोन अभी आ जाए तो पहाड़ों से जाकर मशरूम काट लाओगे उसके लिए, लेकिन पीछे तालाब में जाकर अपने पिता की मदद नहीं कर सकते। रिया का जिक्र सुनते ही सिद्धार्थ थोड़ा सा शर्मा गया और उठकर जाके अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और बोला, आप बोलो तो पहाड़ों से क्या, आसमान से सामान ले आऊं। रिया के लिए इसलिए ले आता हूँ क्योंकि वो हमें पैसे देती है और मैंने पिताजी से कहा था मजदूर लगवा लो, लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ है। निर्मला सिद्धार्थ की बात सुनकर खुशी से गदगद हो गई और फिर महेश के ऊपर बनावटी गुस्सा करते हुए बोली, मेरे भी कहाँ सुनते हैं बेटा, सुबह से आज नाराज है मेरे ऊपर। क्या हुआ अब आप दोनों के बीच?
सिद्धार्थ ने निर्मला को देखते हुए सवाल किया। कुछ खास नहीं, तुम्हारे चाचा ने शहर में घर लिया है और हमें बुलाया है। मैंने जाने के लिए कह दिया तो गुस्सा कर गए और बिना नाश्ता किए हुए ही तालाब सही करने चले गए। कहते हुए निर्मला ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया। अभी सिद्धार्थ और निर्मला दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां महेश आ गया और उन दोनों को खुसुर फुसुर करते देख बोला, क्या चुगली कर रहे हो माँ बेटे दोनों मेरे बारे में? कुछ नहीं, माँ बता रही थी कि आप उससे नाराज हो गए हैं। सिद्धार्थ महेश की ओर मुखातिब होते हुए बोला। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, महेश ने निर्मला की ओर घूर कर देखा, मानो वो कह रहा हो कि ये बात सिद्धार्थ को बताने की क्या जरूरत। और उसके घूर कर ऐसे देखने की वजह से निर्मला सकपका सी गई। हाँ, हूं नाराज। जिस आदमी ने हमें मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया, जिसके दिए हुए धोखे की वजह से मुझे जमा जमाया धंधा छोड़कर खेत के एक छोटे से टुकड़े में खेती करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी आधे रास्ते की पढ़ाई छूट गई, आज वो अपने नए घर के गृह प्रवेश में हमें बुला रहा है और ये चाहती है कि हम सारी बातें भूल कर वहां पहुंच जाएं। महेश सारी बात एक सांस में ही गुस्से के साथ बोल गया। सिद्धार्थ महेश का चेहरा देखकर समझ गया कि इनके मन में अपने भाई के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ है। अभी अगर इस पर कुछ सवाल जवाब किया गया तो शायद ये नाराज हो जाए, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। महेश भी वही सोचकर खड़ा रहा कि शायद दोनों में से कोई जवाब दे, लेकिन जब दोनों चुपचाप खड़े रहे तो वो हाथ पैर धोने के लिए नल की ओर चला गया। उसके जाने के बाद निर्मला ने सिद्धार्थ की ओर आशा भरी नजरों से देखा तो सिद्धार्थ ने उसे हाथों से इशारा किया कि वो संभाल लेगा। महेश हाथ पैर धुलकर बैठक में जाकर सिर नीचे किए हुए बैठा हुआ था। सिद्धार्थ एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में एक गिलास लेकर उसके सामने जाकर बैठा। महेश नाश्ता देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसके सामने रखी प्लेट में उसका फेवरेट नाश्ता प्याज का चीला रखा हुआ था और ग्लास में गाढ़ा दही था। उसका खाने का मन तो हो रहा था, लेकिन चूंकि उसने पहले खाने से मना कर दिया था तो उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी खा लिया तो शायद उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी वजह से वो बार बार मन मसोस रहा था। अपने पिता को ऐसे बर्ताव करते देख सिद्धार्थ उनके मन की भावना को समझ गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, खा लीजिए, मुझे पता है कि आपको ये बहुत पसंद है। माँ दिल की अच्छी है, इसलिए वो दुश्मन और दोस्त में ज्यादा फर्क नहीं करती, लेकिन उन्हें अपना भला बुरा तो पता होना चाहिए। जब महेश ने सिद्धार्थ से ये बात कही तो सिद्धार्थ ने एक कौर तोड़कर उसके मुंह में डालते हुए कहा, खा लीजिए, खाली पेट आपको बहुत गुस्सा आता है। और वो महेश को खिलाने लगा। वो खाना तोड़ तोड़ कर अपने पिता को खिलाया जा रहा था और निर्मला बैठक के दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देखे जा रही थी और सिद्धार्थ जैसा बेटा पाकर वो अपने आप को धन्य समझ रही थी कि आज के युग में भी सिद्धार्थ जैसा बेटा भी होता है, वरना तो उसने बस बेटों के कपूत होने के किस्से सुन रखे थे। फिर वो किचन की ओर चली गई। नाश्ता करने के बाद महेश उठा और वो भी किचन में चला गया। थोड़ी देर यूं ही बिना कुछ बोले किचन में बैठा रहा और फिर उठकर बैठक में सिद्धार्थ के पास आ गया। उनके आने के बाद सिद्धार्थ ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, मांग गए माफी? हाँ, महेश ने जवाब दिया, लेकिन आवाज तो नहीं आई। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने पिता महेश की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने कहा, उसने सुना, बात खत्म। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद महेश ने जवाब दिया और वो दोनों हंस पड़े। अभी वो दोनों आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे कि तब तक निर्मला भी वहां आ चुकी थी और फिर सिद्धार्थ ने महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर कहना शुरू कर दिया, पिताजी, रिश्ते तोड़ना आसान होता है और उसे बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। चाचा ने भले ही पीछे कोई गलती की हो, लेकिन है वो आपके छोटे भाई ही और हमेशा यही रहेंगे। आपका रिश्ता उनसे बदलने वाला नहीं। आपने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि अपने से छोटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, हमेशा छोटा ही रहता है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया था बहुत गलत किया था, लेकिन आज 5 साल बाद वो आपको गले लगाने के लिए बुला रहे हैं तो आपको भी उसी उत्साह के साथ उनके गले लगना चाहिए। सिद्धार्थ को ऐसे समझाते देख महेश को लगा कि सिद्धार्थ उनका बेटा नहीं बल्कि बाप हो। सिद्धार्थ जिस हिसाब से अपने पिता को समझा रहा था, उससे उन्हें ये एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ अब काफी बड़ा हो चुका है और दार्शनिक भी। सिद्धार्थ की बातें सुनकर महेश और निर्मला दोनों की आंखें भर चुकी थी। महेश ने अपने भाई के यहाँ जाने के लिए हामी भर दी थी और उसके बाद सिद्धार्थ ने महेश और निर्मला दोनों को गले लगा लिया था। दूर बैठा गुल्लू भी उन लोगों का प्यार देखकर लहालोट होते जा रहा था। वो परिवार की जरूरत को समझता जा रहा था। उसी दिन मेरे दोस्त रणधीर का बर्थडे भी है
तो फिर पूरे परिवार का पिकनिक भी बन जाएगा। सिद्धार्थ ने सीधा खड़े होते हुए कहा और तीनों फिर से मुस्कुरा उठे थे। सुबह के 9 बज चुके थे। ईटानगर के सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई थी। सब लोग अपने अपने काम की तरफ जा रहे थे। वो भिखारी उसी बिल्डिंग के सामने अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ था जहां उसने सुबह आदमियों को देखा था। गार्ड के ड्यूटी चेंज का टाइम हो गया था। सुबह जो गार्ड सो रहा था उसने अपनी ड्यूटी दूसरे गार्ड को दे दी और बाहर निकला तो उसने देखा कि वो भिखारी उसके सामने ही बैठा हुआ था और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और मानो कह रहा था, रुको बेटा, सुबह तुमने मुझे गाली दी थी, अभी थोड़ी देर में तुम्हें थोक में पड़ने वाली है। गार्ड ने भिखारी को अनदेखा किया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसके बाहर जाते ही एक अन्य आदमी के कदम उसी बिल्डिंग में कॉरिडोर से होते हुए एक कमरे की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ये वही बिल्डिंग थी जिसमें से सुबह बक्से चोरी किए गए थे। उस आदमी ने हाथ में बैग जैसा कुछ टांग रखा था और लंबे लंबे कदम रखते हुए अपने आप में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसने जैसे ही एक कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खोला तो वहां के नजारे ने उसे जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। अरे ये क्या हुआ? उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया था। आखिर क्या देखा उस आदमी ने अपने सामने जिसने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था? और क्या था उन बक्सों के चोरी होने का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।